Dear students, today once again I would like to discuss some important literary device. So first of all, we are going to discuss क्वेश्चन नंबर, देखिए 150 तक हो चुका था, लेकिन एक बार इस क्रम को शुरू करने से पहले 150 से ही देख लें. A form of drama with extravagant boisterous comic action or a judicious comedy is known as. आप जानते हैं कि जो जुडिशियस कॉमेडी ड्रामा के फॉर्म होते हैं जिसमें एक्स्ट्रावेगेंट कुछ अत्यधिक हंसी का पुट रहता है, आवश्यकता ज़्यादा, कॉमिक बॉइस्टरस कॉमिक एक्शन होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, फार्स, उसको कहा जाता है. ये फार्स की डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड फार्स. ठीक है. इसके पश्चात आप अगला देखें. आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एन अनइंटेलिजिबल स्पीच, मीनिंगलेस साउंड, इनआर्टिकुलेट चैटर इज नोन एज. तो जो वाक्य भाषा बोली जो वक्तव्य है उसमें अनइंटेलिजिबल हो, मतलब बुद्धिगम्य न हो, बोधगम्यता न हो, सूझबूझ न हो, निरर्थक हो उसकी ध्वनि भी, और बेतुका बेढंगा सब कुछ हो, उसको गिब्रिस कहते हैं. क्या कहते हैं? गिब्रिस. दैट इज नोन एज गिब्रिस. इसके बाद एक लिटरेरी डिवाइस अगला है, पन इज ए प्ले आर वर्ड्स दैट आर सिमिलर. जानते हैं रिटोरिक में पन जो साउंड बोथ इन साउंड एंड मीनिंग बट विथ डिफरेंट स्पेलिंग्स. ये कहा गया ये नहीं, नन ऑफ दीज in meaning but diverse in sound but diverse in meaning. तो साउंड सेम लेकिन मीनिंग में डाइवर्सिटी होती है, उसको कहते हैं पन, श्लेष. इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 153, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ एम्पायरिकल साइंस. देखिए जो प्रयोग सिद्ध विज्ञान है, एम्पायरिकल साइंस है, अनुभवजन्य आनुभविक विज्ञान जिसको कहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट पे आधारित होता है. तो उसके वस्तुतः जो मुख्य पक्ष है वो साइंस की दृष्टि से तो गैली का नाम आपने सुना है, लेकिन लिटरेचर में एम्पायरिकल साइंस में जो नोबल फीचर्स के रूप में फ्रांसिस बेकन 16th century, he was contemporary of William Shakespeare. As you know, he was also known as father of essay. तो इसलिए फ्रांसिस बेकन को एम्पायरिकल साइंस का जो फादर माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में. इसके पश्चात 154, a brief witty word or a saying or a piece of writing is known as. संक्षिप्त हो लेकिन बुद्धि कौशल बुद्धिमत्ता से पूर्ण शब्द हो, कथन हो या पीस ऑफ राइटिंग हो, उसको एपीग्राम कहते हैं. क्या कहते हैं? एपीग्राम, यानी सूक्ति जिसको हिंदी में कहते हैं. इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 155 देखें. ए वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन आर वर्क. किसी भी व्यक्ति या कार्य की जो विशेषता बतलाने के लिए उसको एपिथेट कहते हैं. क्या कहते हैं? एपिथेट. उसको कहते हैं एपिथेट. फिर आया ह्यूमनिज्म हैज इट्स beginning as early as 14th century. तो ह्यूमनिज्म ग्रीस है, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है.
क्वेश्चन नंबर 56 में जो ह्यूमनिज्म है वो रिफॉर्मेशन के साथ साथ है, रेनेसा के साथ साथ जो रिफॉर्मेशन है, इसमें पहले भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि जो ह्यूमनिज्म है उसको हम लोग कहते हैं कि जो पूरी तरीके से इटली में, रोम में शुरू हुआ, इसलिए उसको इटली क्या कहेंगे, इटली में शुरू हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। द टर्म फेमिनिस्ट क्रिटिक, जो स्त्रीवादी समालोचक, ये फेमिनिस्ट क्रिटिक जो स्त्रीवादी समालोचना है, ये फेमिनिस्ट क्रिटिक वर्ड की खोज एलन शोवाल्टर ने की थी। एलन शोवाल्टर, कौन, बी। इसके बाद दांते इन्वेंटेड ए टाइप ऑफ मीटर नोन एज, तो दांते जिन्होंने डिवाइन कॉमेडिया लिखा, उन्होंने खोज की थी टर्जा रीमा की। किसकी खोज की थी? मीटर में, छंद के क्षेत्र में टर्जा रीमा, इसलिए इसका ऑप्शन होगा टर्जा रीमा। इसके बाद A humorous or satirical imitation of a piece of work is known as, जो ह्यूमरस भी हो, व्यंग्यात्मक भी हो और अनुकरण, उसमें व्यंग्यात्मक अनुकरण किया हो, उसको हम क्या कहते हैं? पैरोडी। उसको कहा जाता है पैरोडी, यानी ए। इसके बाद आइडेंटिफाई करना है आपको द फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन अटेम्प्ट इज मेड टू बिलिटिल समवन और समथिंग। तो इसको मैं बताना चाहूँगा कि महत्व कम कर दिया जाए ऐसे फिगर ऑफ स्पीच का। ये आपके लिए नया है। जैसे नेम कॉलिंग मियोसिस होता है, वैसे ये फिगर ऑफ स्पीच की पहचान, इसमें अटेम्प्ट जो होता है वो किसी के महत्व को, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के महत्व को बिलिटिल, छोटा करके, लघु करके, उसको टैपिनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टैपिनोसिस। इसलिए इसका होगा बी। इसके बाद पुनः 161 में प्ले ऑन द टू मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज आर ऑन द मीनिंग्स ऑफ टू मीनिंग्स ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग सिमिलर प्रोनाउंसिएशन इन नोन एज, उसको हम लोग कहते हैं कि जब दो अर्थ हो, टू मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज आर ऑन द टू मीनिंग्स ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग ए सिमिलर प्रोनाउंसिएशन इज नोन एज, तो आप लोग क्या उसको कहते हैं? सभी लोगों को कई बार पढ़ाया कि उसको हम लोग क्या कहते हैं? जब सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होता है तो उसकी जो मीनिंग्स हैं, टू वर्ड्स, टू मीनिंग्स ऑफ टू वर्ड्स अलग अलग, तो होमोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चरित शब्द, होमोफोन। उसके बाद नेम द मीटर इन विच देयर आर टू सिलेबल्स एंड बोथ आर स्ट्रेस्ड, तो जिसमें दोनों मात्राएं स्ट्रेस्ड होती हैं, दो मात्रा वाला जो मीटर है उसको स्पॉन्डेक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉन्डेक। इस पे भी चर्चा की थी। इसके पहले, अब आप इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 163 पे देखिए, नेम द मीटर इन विच देयर आर टू सिलेबल्स एंड बोथ आर अनस्ट्रेस्ड, तो जब बोथ आर अनस्ट्रेस्ड होते हैं, दोनों अनस्ट्रेस्ड हैं, टू सिलेबल्स, उसको पायरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरिक। इसके पश्चात ए सटायर अपॉन एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर व्यंग्य सामान्यतः जो क्रूडली किया जाता, बड़े भद्दे ढंग से किया जाता, उसको लैम्पून कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्पून। जैसे ड्रैगन का
एप्सोलम, एस्टोफेल वगैरह आपने रिस्टोरेशन पीरियड में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 165 में देखिए, ए स्टेटमेंट आर ओपिनियन, कोई भी कथन या मत जो अपने आप में विरोधाभास हो या बेतुका हो, बेढंगा हो, उसको क्या कहा जाता? में एक्चुअली वी वेल फाउंडेड आर टू इट पैराडॉक्स, उसको पैराडॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराडॉक्स। एवी डिवाइस है। उसके बाद when we substitute one part of speech for another, जब हम किसी भी पार्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने कथन के किसी वन पार्ट फॉर अनदर, अर्थात जो शब्द के 8 भेद है, एक पार्ट ऑफ स्पीच जो है दूसरे के लिए आता है, उसको कहते हैं एंथीमेरिया। आप जानते हैं क्या कहते हैं उसको? एंथीमेरिया। ANTHEMERIA। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर हुआ सी, एंथीमेरिया। उसके बाद कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री ए फ्रेज क्वाइंड ऑन एनालॉजी विद द, तो जो कॉकनी स्कूल, ये लेक स्कूल में जो थे, जैसे आपको बताया था कि उसमें ले हंट, जो आगस्टन स्कूल, लेक स्कूल, रोमांटिक स्कूल न नाप दीजिए। तो कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री विशेषतया लेक स्कूल के लिए आता है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 168। आज हम लोग 170 तक देखेंगे या 171 तक देख लीजिए। To whom is that, according to Sidney, a poet represents an idealized world, represents the world as it is, does not represent the world at all, represents only a part of the world। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिलिप सिडनी एक कवि है जिसने क्या कहा, बहुत अच्छी बात कही, और वो है कि उसने कहा रिप्रेजेंट्स एन आइडियलाइज्ड वर्ल्ड। उसने कहा कि एक आदर्श जगत की को प्रतिनिधित्व करता है पोएट। ये उसकी टिप्पणी है, इसलिए इसका पार्ट होगा ए। क्या होगा? ए। इसके बाद टू होम द टर्म अवंट-गार्डे अप्लाइड, तो आप जानते हैं ये जॉन ऑल्डन के लिए इसका प्रयोग हुआ है, और इसलिए इसका सी। क्या होगा? सी, जॉन ऑर्डन। फिर बर्लेस्कू इज डिराइव्ड, क्वेश्चन नंबर 170, फ्रॉम इटालियन बर्ला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल वर्ड? बर्ला इटालियन वर्ड, इसका होता है जेस्ट, एक जोक, एक मजाक, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। फिर अगला क्वेश्चन, द टर्म पैंटोमाइम मीन्स, लिखा साइलेंट मूवी, ए डम्ब शो, एक्टिंग विदाउट स्पीच, यूजिंग ओनली फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर कन्वर्फिंग माइमिंग। तो जो पैंटोमाइम होता है उसमें हमने आपको क्लास में भी पहले बताया है कि जो पैंटोमाइम होता है उसमें एक्टिंग विदाउट स्पीच, यूजिंग ओनली फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर, फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए, उसमें जो है विदाउट स्पीच एक्टिंग होती है, इसलिए इसका होगा सी। इस प्रकार आज आपने 20 क्वेश्चन और देखे। अब अगले वीडियो में शेष रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ लिटरेरी डिवाइस एंड टर्म्स वी विल डिस्कस। थैंक यू वेरी मच।